दोस्तों, वेम्पायर्स और भेड़ियों के बीच एक ऐसी घमासान लड़ाई जिसमें आम इंसान मारे जा रहे थे। आखिर अंत में जीतता कौन है, ये तो देखना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें सरलिन नाम की एक वेम्पायर को दिखाया जाता है जो अपने बाइक पर बैठकर लगातार भागते जा रही थी। दरअसल सरलिन पहली ऐसी वेम्पायर थी जिसके पास वेम्पायर्स की तो पावर होती है, बल्कि वो एक भेड़िया यानी कि वल्कन्स भी बन सकती थी। इन्हीं सारी चीजों की वजह से वेम्पायर्स और भेड़िए लगातार उसे मारने के पीछे पड़े रहते हैं, यानी कि सरलिन का दोनों ही प्रजातियों से बहिष्कार कर दिया गया था। भेड़िया यानी वल्कन्स का एक ग्रुप लगातार सरलिन का पीछा करते रहता है, जिससे कि वो सरलिन की इकलौती जिंदा बेटी को पकड़ ले और उसका खून पी ले, क्योंकि इससे वल्कन्स को काफी ज्यादा पावर मिलेगी। लेकिन सरलिन ने जानबूझकर दिमाग में से सारी यादें मिटा दी थी जिसमें कि उसकी बेटी का लोकेशन मौजूद होता है। इसी तरीके से सरलिन को भेड़ियों का एक ग्रुप पकड़कर टॉर्चर करने लगता है। सरलिन ने इसी मोमेंट के लिए अपने दिमाग में से बेटी का लोकेशन निकाल कर रखा था, जिससे कि वो सारे भेड़िए पता न कर पाए कि उसकी बेटी कहाँ मौजूद है। वो सारे वल्कन सरलिन को टॉर्चर करते ही जा रहे थे, तभी वहाँ डेविड नाम का एक और वेम्पायर आ जाता है, जिसके पूरे ग्रुप ने वल्कन्स को मारकर भगा दिया था। सरलिन डेविड से कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, लेकिन डेविड कह रहा था कि तुम्हें अब से चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग तुम्हें मारने के चक्कर में हैं। अब हमें वेम्पायर्स की सोसाइटी में कैमेला नाम की एक दूसरी वेम्पायर दिखाई गई थी, जो डेविड के फादर थॉमस से कुछ बातें कर रही थी कि हमारी प्रजाति खत्म होने वाली है, क्योंकि भेड़िए यानी कि वल्कन्स हमारे ऊपर लगातार हमला करते ही जा रहे थे। लेकिन कैमेला थॉमस को ये बताती है कि अगर हम कैसे भी करके सरलिन को वापस वेम्पायर प्रजाति में शामिल कर ले, तब वो हमारे बाकी वेम्पायर्स को नई नई फाइटिंग टेक्निक सिखा सकती थी, क्योंकि सरलिन अब तक बहुत ही खतरनाक भेड़ियों से लड़ाई कर चुकी थी। उसका एक्सपीरियंस हमारे वेम्पायर्स के काफी ज्यादा काम आने वाला था। लेकिन थॉमस कैमेला को बताता है कि हमारे वेम्पायर्स के उच्च अधिकारी सरलिन को कभी वापस आने की अनुमति देंगे ही नहीं। वो सब तो सरलिन को अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन कैमेला थॉमस को बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तब हमारी पूरी वेम्पायर प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। अब यहाँ कैमेला की बातों को एकदम सीरियसली लेकर थॉमस अपने वेम्पायर उच्च अधिकारियों से बात करने चला गया था। थॉमस ने अपने उच्च अधिकारियों को बताया कि हमें सरलिन को वापस लाना पड़ेगा। लेकिन सरलिन का नाम सुनते ही वो सारे अधिकारी एकदम भड़क उठते हैं, क्योंकि सरलिन ने वेम्पायर्स को धोखा तो दिया ही, साथ ही साथ लड़ाई में बहुत सारे वेम्पायर सैनिकों को खत्म भी कर दिया, जिस वजह से सारे उच्च अधिकारी सरलिन के एकदम अगेंस्ट थे। वो तो सरलिन को जान से मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन थॉमस और कैमेला लगातार उन उच्च अधिकारियों को समझा रहे थे कि कैसे सरलिन का हमारे वेम्पायर प्रजाति में वापस शामिल होना कितना ज्यादा जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तब वो सारे भेड़िए हमारे लोगों को मारते ही रहेंगे। सरलिन के वापस आने पर वो अपनी फाइटिंग टेक्निक्स वेम्पायर्स को सिखा सकती थी, जिससे कि हम भेड़ियों की सेना को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अब इन सारी बातों को बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो सारे उच्च अधिकारी इस बात के लिए मान गए थे। थॉमस ने एलिसा नाम की एक वेम्पायर को भेज दिया था सरलिन को वापस लाने के लिए। एलिसा कुछ ही देर में पहुंच जाती है सरलिन के पास। सरलिन तो एलिसा को एक जासूस समझकर मारने ही वाली थी, पर तभी अचानक एलिसा डेविड को उसके फादर थॉमस का एक लेटर दे देती है। अपने फादर का सिग्नेचर देखकर डेविड समझ चुका था कि ये लेटर उनका ही है, इसीलिए अब डेविड ने भी सरलिन को कन्विंस कर लिया था उसके साथ वेम्पायर हेडक्वार्टर जाने के लिए। वो दोनों तो अपने साथियों के साथ जल्द से जल्द वहाँ पहुँच भी जाते हैं। वहाँ मौजूद सारे वेम्पायर सरलिन को काफी गुस्से से देखने लगे थे। लेकिन अब कैमेला सरलिन को बताती है कि तुम्हें सारे वेम्पायर्स को ट्रेनिंग देनी होगी, जिससे कि वो तुम्हारे ही तरह फाइटिंग टेक्निक सीख ले। सरलिन भी इस बात के लिए मान जाती है। अब हमें दूसरी तरफ भेड़ियों का सरदार दिखाया जाता है, जिसका नाम मैरिस था। मैरिस तो अपने दोस्तों के साथ ये प्लान बनाता रहता है कि वो कैसे भेड़ियों को इकट्ठा करके उन वेम्पायर्स की प्रजाति को पूरा खत्म कर देंगे। लेकिन सबसे पहले उन्हें सरलिन की बेटी ईव को ढूंढना होगा, क्योंकि उसके खून में वेम्पायर्स और भेड़ियों दोनों की ही एबिलिटीज मौजूद थी। सरलिन की बेटी ईव का खून पीकर वो भेड़िए एकदम से अमर बन सकते थे। लेकिन मैरिस और उसके साथियों को पता नहीं होता कि ईव कहाँ पर छुपी बैठी है। हमें दिखाया जाता है कि मैरिस अपने बॉडी में अजीब तरीके के खून को ट्रांसफर कर रहा है। आखिर ये खून किसका था, ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में सरलिन बाकी वेम्पायर्स को अच्छी ट्रेनिंग दे रही थी। सारे वेम्पायर्स भी सरलिन की इस अनोखी फाइटिंग टेक्निक को देखकर काफी शॉक रह जाते हैं।
इसीलिए उन्हें भी सरलिन की तरह एकदम सटीक फाइटिंग टेक्निक सीखनी थी। लेकिन ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने की कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक दूसरा वेम्पायर आ जाता है, जो अपने जूनियर वेम्पायर से कहने लगा था कि मैं और सरलिन तुम्हें साथ में ट्रेनिंग देंगे। अब वो आदमी वेम्पायर स्टूडेंट से कहता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई भेड़िया आ जाए तब तुम सबसे पहले क्या करोगे। इसी पूरे सिनारियो को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए उस आदमी ने सरलिन से कहा कि मैं वेम्पायर बनता हूँ और तुम एक भेड़िया बन जाओ, जिससे कि हम स्टूडेंट्स को दिखा सके कि एक दूसरे से फाइट कैसे की जा सकती है। सरलिन तो इसे ट्रेनिंग का एक हिस्सा मान रही थी, इसीलिए वो उस अनजान आदमी के साथ एक चैम्बर में चली जाती है। अब दोनों अपनी अपनी पावर्स का यूज करके लगातार फाइट करने लगे थे। देखने पर साफ पता चल रहा था कि सरलिन उस आदमी पर भारी पड़ रही है, लेकिन तभी उस अनजान आदमी ने अपने हाथ में एक छोटी सी चाकू ले ली थी, जिसे कि वो तुरंत ही सरलिन के हाथ पर मार देता है। उस चाकू के अंदर जहर मिली हुई थी, जो अब सरलिन की बॉडी में जा चुकी होती है। सरलिन तो एकदम कमजोर होकर जमीन पर गिर चुकी थी। तब जाकर सारी पोल का खुलासा हुआ। वहाँ मौजूद सारे वेम्पायर्स को यही लग रहा था कि ये सब ट्रेनिंग सेशन का एक हिस्सा है। वो अनजान आदमी वेम्पायर्स को बाहर निकल के दिखाता है एक ऐसी गन जिसके अंदर अल्ट्रा वायलेट बुलेट्स थी। इन बुलेट्स की मदद से वेम्पायर्स को एक ही बार में खत्म किया जा सकता है। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि उस जगह पर कैमिला आ चुकी थी, जो उस अनजान आदमी को शाबाशी देती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, जिसका मतलब था कि वो आदमी कैमिला के लिए ही काम किया करता था। दरअसल कैमिला उस वेम्पायर की बहन थी जिसे कि सरलिन ने बहुत सालों पहले मारा था, इसीलिए कैमिला ने ये सारा प्लान बनाया। कैमिला के कहने पर उस आदमी ने यूवी गन्स की मदद से वहाँ मौजूद सारे वेम्पायर स्टूडेंट्स को गोली मार दी थी। यूवी बुलेट जैसे ही उन वेम्पायर्स की बॉडी को लग रहे थे, वो पूरी तरीके से मर कर बिखर जा रहे होते हैं। यहाँ सरलिन की बॉडी में धीरे धीरे जहर बढ़ता ही जा रहा था। कैमिला सरलिन को इसीलिए नहीं मारती क्योंकि उसे सरलिन की खून की जरूरत थी, जिसकी मदद से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और इस पूरे कबीले पर कब्जा कर लेगी। साथ ही साथ कैमिला को पूरी भेड़ियों की प्रजाति को खत्म करना था। सरलिन की आंखें तो अगले ही मोमेंट में बंद हो जाती हैं। कैमिला ने तो पूरे महल का अलार्म सिस्टम ऑन कर दिया था, जिससे कि बाकी वेम्पायर्स बहुत ही ज्यादा चौकन्ना हो जाते हैं। लेकिन थॉमस और डेविड इस बात का पता लगाने के लिए उस जगह पर जाना चाहते थे जहां पर सरलिन बाकी वेम्पायर्स को ट्रेनिंग दे रही थी। हालांकि थॉमस और डेविड को उस जगह पर जाने की परमिशन नहीं होती, लेकिन थॉमस उस जगह तक पहुंचने का एक शॉर्टकट रास्ता जानता था, जिसे फॉलो करते हुए वो लोग उसी जगह पर सरलिन के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अब कैमिला ने तो सरलिन को पकड़कर उसकी बॉडी में से खून निकालना स्टार्ट भी कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ कैमिला अपने बाकी उच्च अधिकारियों के पास आकर उन्हें ये विश्वास दिलाने लगती है कि हमारे सभी वेम्पायर साथियों का कत्ल और किसी ने नहीं बल्कि सरलिन ने किया है। सभी लोग कैमिला की बातों का भरोसा करने लगे थे, इसीलिए अब सारे वेम्पायर सरलिन को ढूंढने लग जाते हैं मारने के लिए। वहीं डेविड और थॉमस लगातार कोशिश कर रहे थे कि उस सरलिन को बचा लें, लेकिन अब वहाँ पर तो कैमिला और उसका एक साथी आ जाता है। दोनों ने ही थॉमस और डेविड पर गन पॉइंट कर दिया था। थॉमस अपने बेटे डेविड और सरलिन की जान बचाने के लिए अकेले ही चला जाता है। थॉमस और सरलिन के बीच एक जबरदस्त फाइट होना स्टार्ट हो गई थी। थॉमस अपने बेटे डेविड से कह रहा था कि तुम सरलिन को लेकर उत्तर की तरफ चले जाओ, पर अगले ही मोमेंट में ध्यान भटकने के कारण कैमिला थॉमस के बॉडी में अपनी नुकीली तलवार घुसा देती है। डेविड अपने फादर को आंखों के सामने मरता हुआ देख रहा था, लेकिन इस वक्त डेविड समझदारी से काम लेता है और सरलिन को लेकर खिड़की को तोड़ते हुए वहाँ से भागने लग जाता है। अब यहाँ पर कैमिला उन दोनों को इसीलिए नहीं मारती क्योंकि बाहर अब चारों तरफ रोशनी आने लगी है, और अगर वेम्पायर्स रोशनी के सामने आ जाएंगे तब उनकी पूरी बॉडी जलकर राख हो जाएगी। लेकिन कैमिला ये देखकर एकदम शॉक रह जाती है कि डेविड और सरलिन जैसे ही रोशनी के कांटेक्ट में आते हैं तब उनकी बॉडी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, यानी कि वो दोनों वेम्पायर्स की इस कमजोरी से एकदम ऊपर उठ चुके थे। सरलिन का तो समझता है क्योंकि उसके पास वेम्पायर्स और भेड़ियों दोनों की एबिलिटीज थी, लेकिन कुछ टाइम पहले डेविड बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। उसे थोड़ी प्योर खून की जरूरत थी, जिसमें सरलिन ने अपने बॉडी में से खून दिया होता है। सरलिन के वो थोड़ी सी एबिलिटीज अब डेविड के बॉडी में भी आ चुकी थी। अब देखते ही देखते वो दोनों उत्तर की तरफ बढ़ चलते हैं। उस पूरी जगह का टेम्परेचर काफी कम था और सारी जगह बर्फ से ढकी हुई थी। अब कई घंटों तक सफर करने के बाद डेविड और सरलिन एक दूसरी प्रजाति के आदमी से मिलते हैं, जो अपनी छोटी बस्तियों के साथ यहाँ पर रहा
करता था। बस्ती का वो मुखिया डेविड को अपने पास बुलाकर उसे काफी अच्छे से देख रहा था। तब जाकर वो बताता है कि हम सब तुम्हारी मदर को जानते थे, वो बहुत ही ज्यादा बहादुर और एक नेक दिल इंसान थी। लेकिन यहाँ डेविड ने बचपन से ही अपनी माँ का चेहरा देखा ही नहीं था। उसे तो बचपन से लगता था कि उसकी मॉम एक नॉर्मल इंसान थी। लेकिन वो मुखिया बताता है कि तुम्हारी मदर इतनी ज्यादा अच्छी वैम्पायर थी कि उन्होंने हमारे कबीले के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और इसी गम को जताने के लिए हमारा पूरा कबीला हर साल तुम्हारी मॉम के किए गए कारनामों को याद करता था। सरलिन भी ये सब सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें किसी महान वैम्पायर्स के लिए ही की जाती थी। अब वो मुखिया डेविड को उसकी मदर द्वारा दी गई एक तलवार देता है जो पूरी की पूरी चांदी की बनी थी। भेड़िए तो इस तलवार के पास आने से कतराते थे, लेकिन डेविड तो सामने से ही उस तलवार को लेने के लिए मना कर देता है, क्योंकि डेविड को बचपन से लगता था कि उसकी मदर ने उसे बचपन में ही कहीं पर छोड़ दिया था, और तब से ही डेविड बिना अपनी मॉम के जीते आ रहा है। डेविड काफी ज्यादा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। उस मुखिया ने सरलिन को डेविड की मदर की एक अंगूठी भी दी, जिससे कि डेविड की मदर ने ही कहा था कि तुम मेरे बेटे को ये दे देना। सरलिन तो अब डेविड की मॉम की अंगूठी लेकर उसके पास आ जाती है और उसे अच्छी तरीके से समझाने लग जाती है। डेविड तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था, पर वो अपनी मॉम की दी गई रिंग एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पर सरलिन बस्ती में आकर नोटिस करती है कि यहाँ के वैम्पायर्स के अंदर अजीब तरीके की पावर्स मौजूद हैं। ये सारी चीजें इसीलिए होती है क्योंकि वो सारे वैम्पायर्स एक अलग ही दुनिया से होकर आते थे। सरलिन तो एक औरत को देखती है जो मरे हुए वैम्पायर्स को कपड़े में बांधकर पानी में डुबा दे रही थी। सरलिन ने जब जाकर इन सारी चीजों का रीजन पूछा, तब जाकर वो फीमेल वैम्पायर बताती है कि हमारा मानना है कि मरने के बाद भी एक दुनिया होती है। इस औरत ने वो दुनिया देखने के लिए जहर खा लिया था, और अब इसीलिए मैं इसे दूसरी दुनिया में भेज रही हूँ। वो वैम्पायर औरत तो सरलिन को टच करके उसके बारे में बहुत सारी चीजें जान जाती है। उसने सरलिन से कहा कि तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा अपनी बेटी ईव को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहीं हमें कैमिलिया को दिखाया जा रहा था, जिससे कि अब पता चल चुका होता है कि डेविड और सरलिन कहाँ पर छुपे हैं। ये सारी चीजें कैमिलिया को उसकी एजेंट एलिशा ने बताया था, जो लगातार उन दोनों पर नजर रख रही थी। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि एलिसा जो एक वैम्पायर थी, वो भेड़ियों के राजा मैरिस से प्यार करती थी। दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशन होने के कारण एलिसा मैरिस को सारी बातें बता देती है कि डेविड और सरलिन कहाँ पर छुपे हुए हैं। एलिसा को लग रहा था कि इन सारी चीजों के बारे में कैमिला को कुछ भी नहीं पता, लेकिन कैमिला सब कुछ जानती थी। उसने तो एलिशा को रंगे हाथों भी पकड़ लिया था। लेकिन एक तरीके से कैमिला भी चाहती थी कि डेविड और सरलिन पर भेड़ियों का हमला हो जाए और वो उन दोनों को खत्म कर दें। पर सबसे पहले यहाँ कैमिला एलिशा को जान से मार देती है। अब हमें डेविड दिखाया जा रहा था, जो अपनी मॉम की दी गई अंगूठी को देखता रहता है। लेकिन जैसे ही डेविड ने उस अंगूठी को ओपन किया, तब उसके अंदर डेविड के मॉम की थोड़ी सी ब्लड के ड्रॉप होते हैं। डेविड ने तो तुरंत ही अपने मॉम का वो खून पी लिया था, जिसके बाद डेविड को सारी सच्चाई पता चलने लग जाती है कि कैसे उसकी मदर को काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और अंत में उन्हें डेविड की प्रोटेक्शन के लिए उसे जानबूझकर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ डेविड को अपनी मॉम के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन अब उस बस्ती पर मैरिस अपने पूरे भेड़ियों की सेना लेकर हमला करने आ जाता है। डेविड तुरंत भागा भागा बस्ती के अंदर आ चुका था और अपनी मॉम द्वारा दी गई उस चांदी के तलवार को उठाकर सभी को कहता है कि बस्ती के ऊपर बहुत सारे भेड़ियों ने हमला कर दिया है, इसीलिए हमें उनका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। देखते ही देखते भेड़ियों और वैम्पायर्स के बीच एक जबरदस्त लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। अब तो मैरिस और सरलिन भी आमने सामने होते हैं। मैरिस यहाँ सिर्फ अपनी सेना के साथ सरलिन के लिए ही आया था, जिससे कि मैरिस उसका बॉडी का खून पी सके और सरलिन की बेटी का लोकेशन पता कर सके। मैरिस तो अपने खतरनाक भेड़ियों के अवतार में आ जाता है। वो दोनों तो लड़ाई करते करते बर्फ वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। हालांकि सरलिन शुरुआत में मैरिस को काफी अच्छी टक्कर दे रही थी, लेकिन मैरिस उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। उसने तो सरलिन के बॉडी पर जगह जगह पर चोट पहुंचा दिए थे, और अब सरलिन इतनी ज्यादा घायल हो जाती है कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए जानबूझकर बर्फ के अंदर गिरा देती है। मैरिस
को लग रहा था कि अब सर्लिन पूरी तरीके से मर चुकी है, इसीलिए वो तुरंत ही अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल पड़ा था। डेविड जल्द से जल्द वहाँ आकर सर्लिन को बर्फीले पानी में से बाहर निकाल देता है। लकीली सर्लिन की सांसें अभी तक चल रही थी। अब यहाँ बस्ती वाले वैम्पायर सर्लिन की बॉडी पर अजीब तरीके के कपड़े बांधने लगे थे। वो कह रहे थे कि हम सर्लिन को दूसरी दुनिया में भेज रहे हैं शक्तिशाली होने के लिए। अब यहाँ कैमिला ने सर्लिन की बॉडी से जमा किए गए सारे ब्लड को पीना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि अब वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर महसूस कर रही थी। कैमिला तो सीधा जाकर कमिटी मेंबर से बात करने लग जाती है कि हमें अब एकजुट होकर बिना देरी किए भेड़ियों पर हमला करना चाहिए, लेकिन कमिटी के मेंबर्स अभी इस डिसीजन के लिए रेडी नहीं थे। कैमिला उन्हें बार बार कहती है कि ये डिसीजन सबसे अच्छा है, लेकिन बोर्ड मेंबर्स उसकी बात नहीं मान रहे थे। इसीलिए कैमिला गुस्सा होकर ये कहने लगी थी कि अब तुम्हारी नहीं चलने वाली, क्योंकि अब इस पूरे जगह की कर्ता धर्ता मैं हूँ। कैमिला ने तो अपने आदमियों से कहकर उन सभी बोर्ड मेंबर्स को गन पॉइंट पर ले लिया था, यानी कि अब ये पूरी जगह कैमिला के कंट्रोल में है। पर बात ज्यादा आगे बढ़ती उससे पहले वहाँ डेविड आ जाता है। कैमिला ने डेविड से कहा कि तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी है यहाँ आकर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। पर अब डेविड सभी को बताता है कि मैं महान वैम्पायर एमिली का बेटा हूँ। सभी ये बात सुनकर एकदम शॉक रह गए थे। बोर्ड मेंबर्स डेविड का भरोसा नहीं कर रहे होते, इसीलिए डेविड ने अपने मॉम का थोड़ा सा ब्लड उन सभी को थोड़ा थोड़ा पिलाया, जिससे कि उन्हें विजन्स आते हैं और उन्हें ये बात कंफर्म हो गई थी कि डेविड ही एमिली का बेटा है, यानी कि वो इस पूरे महल का आने वाला वारिस है। पर कैमिला तो इन सारी चीजों को नहीं मानती थी, क्योंकि वो अकेले ही इस पूरे महल पर राज करना चाहती है। कैमिला ने तो अपने सारे आदमियों को आदेश दे दिया था कि वो डेविड को बंदी बना लें, लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि वो सारे लोग भी एमिली के बहुत ही बड़े भक्त थे, जो ये भरोसा कर रहे थे कि डेविड ही एमिली का बेटा है। जो भी लोग कैमिला के साथ थे वो अब उसके अगेंस्ट हो चुके होते हैं। डेविड ने अब कैमिला को बंदी बना लिया था। मैरिस अपने भेड़ियों की सेना के साथ आ जाता है हमला करने के लिए। डेविड को ये बात पता चलने के बाद वो अपने सभी साथियों को लेकर तैयार होने लगा था पलटवार करने के लिए। और अब एक बार फिर से वैम्पायर्स और भेड़ियों के बीच एक घमासान जंग चालू हो जाती है। भेड़ियों ने तो वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए महल की खिड़कियों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि सूर्य की रोशनी लगातार अंदर आते जा रही थी और जो वैम्पायर्स रोशनी के कांटेक्ट में आता है वो जलने लगा था। यहाँ मैरिस लगातार डेविड के सामने आकर उस पे वार करता ही जा रहा होता है। डेविड भी उनसे लड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब मैरिस डेविड को जान से मारने वाला था, पर तभी अचानक एक काला साया काफी तेजी से आकर सारे भेड़ियों को मारने लगा था। ये साया और कोई नहीं बल्कि सर्लिन होती है। डेविड तो सर्लिन की इस एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। दरअसल सर्लिन को ये नई पावर्स उन बस्ती वालों ने ही दी थी जब सर्लिन काफी घायल हो चुकी होती है। वहीं हमें दिखाया जा रहा था कि कैमिला भी अब अपने कैद से आजाद हो चुकी है। एक तरफ सर्लिन मैरिस से लड़ाई करते जा रही थी तो दूसरी तरफ कैमिला डेविड से। डेविड लगातार कोशिश करते रहता है कि वो इस बार कैसे भी कैमिला को खत्म कर दे, लेकिन कैमिला की ताकत पहले से काफी ज्यादा लग रही थी। डेविड ने तो ट्राई किया कि कैमिला जहाँ पर खड़ी है वो उसके पास वाले खिड़की को ही तोड़ दे, जिससे रोशनी उसके ऊपर गिरेगी और कैमिला मारी जाएगी। पर वो सारी रोशनी कैमिला के बॉडी पर गिरते ही उसे कुछ नहीं होता। कैमिला तो खुश होकर जोर जोर से हंसने लग गई थी, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले सर्लिन का खून पिया होता है, जिससे उसके बॉडी में काफी सारे चेंजेस हो चुके थे। कैमिला अपनी जीत का जश्न मना ही रही थी, तभी अचानक डेविड पीछे से आकर अपनी मॉम द्वारा दी गई चांदी की तलवार को कैमिला के सर के अंदर घुसा देता है, जिससे कि कैमिला मारी गई। वहीं दूसरी तरफ अब हमें सर्लिन और मैरिस के बीच एक घमासान लड़ाई दिखाई जाती है। सर्लिन मैरिस के साथ लगातार लड़ाई करते ही जा रही थी, तभी मैरिस के बॉडी का कुछ खून निकलकर सर्लिन के हाथ पर लग जाता है। सर्लिन ने अब पहली बार मैरिस का वो ब्लड चक्कर देखा, जिससे कि वो एक विजन में चली जाती है जहां सर्लिन को एक डार्क सच्चाई पता चली। सर्लिन देख रही थी कि उसका हस्बैंड माइकल को मैरिस ने ही मारा था, और जो खून मैरिस समय समय पर अपनी बॉडी में डालता जाता है वो और किसी का नहीं बल्कि सर्लिन का हस्बैंड माइकल का होता है। सर्लिन तो ये जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, यानी कि माइकल को मैरिस ने ही मारा था। पर अब यहाँ मैरिस माइकल की आखिरी खून की बूंदों को पी लेता है और पहले से काफी
काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वो तो सर्लिन को एक पिंजड़े में कैद करके काफी ज्यादा मारने लगा था। देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि सर्लिन अब बुरी तरीके से हारने वाली होती है, लेकिन ये सारी चीजें सर्लिन का एक प्लान था। सर्लिन अब अपनी हाई स्पीड का यूज करके मैरिस के एकदम पीछे आ गई थी और अब वो बड़ी तेजी से मैरिस के रीढ़ की हड्डी पकड़कर बाहर निकाल देती है। मैरिस की तो जगह पर ही जान निकल गई थी। यहाँ डेविड आकर उन सारे भेड़ियों को बताता है कि हमने तुम्हारे लीडर को मार दिया है, इसलिए अब तुम सब यहाँ से चले जाओ। वो सारे भेड़िए चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि वेम्पायर्स ने भेड़ियों की सेना को पूरी तरीके से हरा दिया था। सर्लिन के इस बहादुर काम के कारण कमेटी के सीनियर मेंबर सर्लिन को अपना एक नया मेंबर बना लेते हैं, क्योंकि सर्लिन जिस लेवल की वेम्पायर होती है वो ये डिजर्व करती थी। सर्लिन भी अब अपने मकसद को पूरी तरीके से समझ चुकी थी। उसे तो अब मरने का कोई डर ही नहीं होता और इसी तरीके से हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।